आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, क्या नाम है उसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है, जैसे दिखाया गया है यहाँ पे डायग्राम में। ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा हमको इन लाइनों के बीच में। अगर आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइंस है और इनके बीच में डिस्टेंस अगर बराबर रखे, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है। ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू लिख देते हैं। ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, याद करो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल के ऊपर है। कौन से एंगल के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखते हैं तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को लाके रखोगे तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा। एक्सटर्नली जो वर्क किया गया इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखने में, वही क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब इसकी, तो एक सिंपल तरीका है। देखो, हम एक काम करते हैं, हमको ये कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को इस पोजीशन पे रखने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। अगर हम उस वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखो करना क्या है, मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो मुझे पता है कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है किसी थीटा एंगल पे, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये लगेगा इसके ऊपर टॉर्क। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जैसे ही थीटा एंगल के ऊपर रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होगा, तो उस कंडीशन में इस पे जो टॉर्क लगेगा वो इतना होगा, कितना, पी ई साइन थीटा के बराबर। ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा। कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, तो याद करो, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। तो इसकी घूमने की जो टेंडेंसी है वो किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये इधर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने में कितना वर्क करना पड़ा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा उल्टा घुमा के देखता हूँ। जिस डायरेक्शन में ये घूमने की कोशिश कर रहा है इससे अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, इधर, क्योंकि आपको इधर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये मान लो एक्सटर्नल टॉर्क है जो आपने अप्लाई किया, और ये वो टॉर्क है जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर लग रहा था। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन हमको इसको उल्टा घुमाना है, क्योंकि हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसको घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है और कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उल्टा घुमाने के लिए हमें मिनिमम टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, तो जितना टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है अभी उतना ही टॉर्क अपोजिट लगाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी बॉडी के ऊपर एम मास की बॉडी है, उसके ऊपर अगर एम जी फोर्स लग रहा है नीचे, तो आपको ऊपर उठाना है तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एम जी के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम लगभग एम जी के बराबर माना जा सकता है। ठीक है, कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो लगाना पड़ेगा वो इस टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और कम से कम इसके बराबर तो होना ही चाहिए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, मामूली सा, लेकिन लगभग इसके बराबर माना जा सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई करेंगे इस डायपोल के ऊपर वो कितना होगा, वो बराबर होगा P इंटू ई इंटू
साइन थीटा के बराबर, किसके बराबर होगा, पीई साइन थीटा के बराबर, इस वाले टॉर्क के बराबर। आया समझ में, ये बात समझ में आ गई क्या। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो हमने लगाया वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाले टॉर्क के बराबर है। क्लियर है एकदम बात। अच्छा, अभी ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है ये इसको इधर घुमाएगा, तो इधर घुमाएगा तो मान लो इसने इसको किसी डी थीटा एंगल से घुमा दिया, कितना घुमा दिया बोलो, डी थीटा एंगल से। मान लो ये डी थीटा एंगल से इधर घूम गया, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, डी थीटा। तो इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए हमने कितना एक्सटर्नल वर्क किया, अगर इसको ऐसे घुमाया गया है डी थीटा एंगल से तो हमने इसके ऊपर कितना वर्क किया, तो उस वर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क जो हमने लगाया है इसके ऊपर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। जो टॉर्क है ना उसका फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क कितना लगाया, तो एक्सटर्नल, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी थीटा। तो इससे जो वर्क होगा स्मॉल वर्क उसको मैं डी डब्ल्यू लिख देता हूँ, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, टो एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। जैसे लीनियर मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, पी साइन थीटा, पुट कर दो पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। ये वो वर्क आ गया जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने किया है। मान लो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शुरुआत में थीटा वन एंगल पे रखा हुआ था, इस थीटा को मैं थीटा वन मान लेता हूँ एक बार, और यहाँ से इसको थीटा टू एंगल तक घुमाना है, तो फिर टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा उसके लिए। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर इतना वर्क करना पड़ेगा तो थीटा वन से थीटा टू एंगल तक इसको घुमाने में जो टोटल वर्क होगा उसको मैं W12 लिख देता हूँ, वो बराबर होगा थीटा वन से थीटा टू की लिमिट के साथ में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास में टोटल वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ गया, पी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू लिमिट के साथ में। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लो। देखो यहाँ पे P और E इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों ही कांस्टेंट है, इनको अलग कर लिया। फिर क्या बचा इंटीग्रेशन में, साइन थीटा बचा डी थीटा। करो इसका इंटीग्रेशन, बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस में बाहर लगा देता हूँ और ये आ गया कॉस थीटा, और लिमिट क्या है थीटा वन से थीटा टू। तो ये आ गया अपने पास में वर्क डन जो हमने किया है। और अगर मैं लिमिट्स पुट कर दूं तो हमारे पास में जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पीई, देखो पहले अपर लिमिट लिख दो, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा टू माइनस क्या आ जाएगा कॉस थीटा वन। आ गया समझ में। तो ये अपने पास में आ गया वो वर्क जो हमने एक्सटर्नली थीटा वन से थीटा टू एंगल तक डायपोल को घुमाने में किया। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नली जो भी वर्क किया जाएगा डायपोल पे थीटा वन से थीटा टू एंगल तक घुमाने के लिए वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो शुरुआत में थीटा वन एंगल पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी मान लेते हैं कि वो U1 थी, तो थीटा टू एंगल तक इसको घुमाने में हमें जो वर्क करना पड़ा वो इसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया डायपोल के अंदर। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गई मान लो U2, पहले कितनी थी थीटा वन एंगल पे U1, बाद में कितनी हो गई बढ़ के U2। क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने एक्सटर्नली इसके ऊपर वर्क किया। तो बताओ डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है क्या हम उसको उस वर्क के बराबर लिख सकते हैं जो एक्सटर्नली हमने उसके ऊपर किया होगा, लिख सकते हैं, क्योंकि उसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की थीटा वन से थीटा टू एंगल तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, ये वो उस वर्क के बराबर होगा जो एक्सटर्नली हमने इसके ऊपर किया होगा। तो एक्सटर्नली कितना वर्क किया हमने, माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, है ना। और ये जो वर्क आया है यही किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल के बराबर होगा। क्लियर एकदम बात, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आएगी। तो देखो एक तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है
और शुरुआत में जो वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, शुरुआत में वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किसी 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, वहां से उसको 60 डिग्री एंगल तक घुमाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, है ना। पी और ई की वैल्यू गिवन होगी, थीटा 2 और थीटा 1 भी गिवन होंगे, तो इजीली आप इस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले को यूज करके। दूसरा, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो वर्क हमने किया है वही किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। आई बात समझ में। एक चीज और पूछी जा सकती है कि जब हमने इसको थीटा एंगल पे रखा था शुरुआत में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसको समझना आप ध्यान से, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है इस इक्वेशन में U2 माइनस U1 इक्वल टू, ये वर्क के भी बराबर है और ये इस वाले टर्म के भी बराबर है, मैं ये वाले टर्म लिख रहा हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस PE कॉस थीटा 2, ये आ गई पहली टर्म, फिर माइनस, और इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इससे, मैं माइनस PE कॉस थीटा 1 को अलग कर रहा हूँ, समझ में आई। अब एक चीज देखो आप, इधर क्या लिखा है U2 माइनस U1, मतलब दो चीजों का डिफरेंस हो रहा है, इधर भी देखो दो चीजों का डिफरेंस हो रहा है, ये पहले टर्म है ये सेकंड टर्म है। हमने लिखा है U2 मतलब सेकंड पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो टर्म है इसके अंदर देखो क्या आ रहा है थीटा 2, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे, यानी कि थीटा 2 एंगल पे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है टर्म, है ना। तो ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सेकंड पोजीशन पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इधर भी देखो दो टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है, इधर भी दो टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है, इसमें U2 आ रहा है, इसमें थीटा 2 आ रहा है, मतलब ये सेकंड पॉइंट पे पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी को बता रही है टर्म, और ये भी टर्म किसको बतानी चाहिए, थीटा 2 एंगल पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को बतानी चाहिए। इसका मतलब कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि U2 की जगह तो कौन आ गया, माइनस पी कॉस थीटा 2, U1 की जगह कौन आ गया, माइनस पी कॉस थीटा 1, जिसका मतलब ये है कि थीटा 1 एंगल पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस PE कॉस थीटा 1, थीटा 2 एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस PE कॉस थीटा 2, मतलब थीटा ही चेंज करना है, जैसे थीटा 1 एंगल पे पता करना हो तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस PE कॉस थीटा 1, थीटा 2 एंगल पे कितनी होगी, माइनस PE कॉस थीटा 2, तो बताओ थीटा एंगल पे कितनी होगी। अगर थीटा 1 एंगल पे इतनी है पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 2 एंगल पे इतनी है, तो थीटा एंगल पे कितनी होगी, माइनस PE कॉस थीटा, बस थीटा ही तो चेंज करना है अपन को, यानी कि थीटा एंगल पे, किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, माइनस PE कॉस थीटा, क्या होना चाहिए, माइनस PE कॉस थीटा। देखो कितना आसान फॉर्मूला है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे, डेरिवेशन तो पूछा ही जा सकता है एग्जाम में, लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है इसके अंदर कि थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक डायपोल को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगाना है, या फिर थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक डायपोल को घुमाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तब भी यही फॉर्मूला चिपकाना है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आया समझ में, देख लो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो। अब इसमें दो स्पेशल केस है वो और बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, है ना, फॉर्मूले ध्यान से देख लो, जैसे थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा या जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला ये है, और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, माइनस PE कॉस थीटा। अब अगर मैं आपको पूछूं, कि अगर मैंने किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब मैंने थीटा कितना रखा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को इस तरीके से रखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल को ऐसे रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी डायपोल की, cos 90 कितना होता है 0, तो आंसर आएगा 0। तो आगे लिख देता हूं मैं इसको, इधर लिख रहा हूं एट, पहला केस ले रहे हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा इक्वल्स टू माइनस PE
कॉस थीटा। तो बताओ एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलो 0। सेकेंड केस में ले रहा हूं एट, दूसरी कंडीशन है एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो 0 पुट करो, कॉस 0 कितना 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस पीई। ठीक है जी, आया समझ में? और तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसके ऊपर और चेक करो, थीटा 180 पुट करोगे तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो आंसर आएगा प्लस पीई। अब ये तीनों वैल्यूज देख के बताओ कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे 0 आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन 0 डिग्री एंगल पे तो ये नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू तो 0 से भी कम मानी जाती है। इसका मतलब ये क्या है? ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती है। इसलिए हम थीटा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी मैक्सिमम, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन है ना। पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन में क्या है? मैक्सिमम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम तो बोलेंगे, क्योंकि थीटा जब 180 डिग्री होता है तो याद होगा आपको कि डायपोल पे जो टॉर्क लगता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। और इसमें थीटा अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? थीटा 0 पुट करो, आंसर बन जाएगा 0। तो टॉर्क 0 होने से ये वाली सिचुएशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली सिचुएशन, इसमें भी डायपोल पे टॉर्क 0 होने से, जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पे 0 होगा टॉर्क, उसी तरीके से 180 डिग्री पे भी 0 होगा। तो ये भी इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन क्या ये डायपोल इस कंडीशन में स्टेबल रहेगा? नहीं, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इसकी अनस्टेबल, कौन सी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोली जाएगी। कौन सी कंडीशन बोली जाएगी? बोलो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोली जाएगी। तो दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो कंडीशन जिसमें डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। उस कंडीशन में वो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, है ना। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। क्लियर है एकदम? कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये देखो पूरा डेरिवेशन देख लो ध्यान से, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।